हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैराथन क्वेश्चंस जो रहेंगे पेपर 1 के लिए। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ से एक अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्रिपरेशन की नीड है। तो स्टार्ट करेंगे फिर आज की अपनी वीडियो मॉक टेस्ट के साथ में। वही मैराथन क्वेश्चंस की एक कंटिन्यूस हमारी एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाकर चेक कर लेना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो यूज़फुल रहेंगी आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। ये क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने के लिए और टॉपिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इन टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी जो मॉक टेस्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर 1 के लिए भाई। यहाँ से मैंने CDP के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ज़्यादातर मैंने इसमें CDP के क्वेश्चंस डाले हैं। साथ ही साथ आपको इसमें EVS के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे और हिंदी के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट को मैंने इंक्लूड किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक कमेंट ज़रूर लीव कर देना कि भाई कहाँ पर आपको समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया और कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चाहते हैं। तो ये कमेंट ज़रूर मेंशन करें यार। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि काफ़ी हेल्प लगती है इस तरीके की स्टडी वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस लेके आना और उसके बाद इनको प्रिपेयर करना और देन आप तक डिलीवर करना, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट लीव करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की विशेषता है? इनमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है? अब किशोरावस्था को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ठीक है भाई, एडोलसेंस। और ये कौन सी उम्र तक स्टार्ट हो जाती है? यानी कि 12 साल से ऊपर, या बेसिकली हम बोलेंगे 14 ईयर्स एंड अबव। 14 ईयर्स एंड अबव में आपकी क्या हो जाती है? एडोलसेंस, जिसको किशोरावस्था बोलते हैं। और पियाजे की कौन सी अवस्था है ये? जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था में इसको डिफाइन किया है? अपनी 4th स्टेज में, आंधी तूफान की अवस्था को उन्होंने बोला है एडोलसेंस। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है बच्चे के अंदर। तो इतनी चीज़ें। अब देखो पियाजे पे मैंने एकदम से फोकस कर दिया, क्योंकि इन स्टेजेस से, जो 4 स्टेजेस दिए हैं पियाजे ने, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। पेपर 1 में भी बनेगा और पेपर 2 में भी बनेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि किशोरावस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं है? यह अवधि भौतिक विकास द्वारा चिन्हित है। किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है और इसके मनोवैज्ञानिक निहितार्थ हैं। लड़कियों का विकास लड़कों की तुलना में कम आयु में होता है, या ऑप्शन डी बोलता है ये सभी। तो देखो ऑप्शन नंबर डी एक अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोल रहा है सी ऑप्शन की? जो डेवलपमेंट होता है ना गर्ल्स का, बॉयज़ के कंपैरिजन में जल्दी हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह अवधि भौतिक विकास द्वारा चिन्हित होती है। बिल्कुल सही बात है। चिन्हित करने का मतलब कि अगर हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, इस स्टेज को हम कैसे पहचान सकते हैं? बच्चे की शारीरिक विकास के रूप में आप इसको हम पहचान सकते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, वो काफ़ी तेज़ी से होती है और बच्चा वयस्क होने लगता है। तो इसलिए यहाँ से हम चिन्हित कर सकते हैं कि बच्चा एडोलसेंस में पहुँच गया, किशोरावस्था में पहुँच गया है। किशोरावस्था की शारीरिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। और इनका मनोवैज्ञानिक निहितार्थ होता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं लाइफ में वो किशोरावस्था में होते हैं। बच्चे की सोच में भी फ़र्क आता है, यहाँ पर फिज़िकल चेंजेस भी होते हैं और एक बच्चा जो है एक नई चीज़ों को अनुभव करता है इस आयु में आकर। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होती है किसी भी बच्चे की। अगर इस स्टेज में बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा। समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए हमने पिक किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह निर्धारित करने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन कि छात्रों को विशिष्ट सहायता या सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है, या वो एक पाठ्यक्रम, ग्रेड स्तर या शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया है ये? असेसमेंट से लिया गया है भाई। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन जिसको हम बोलते हैं ना, वहाँ से लिया गया है। आकलन या फिर एवं मूल्यांकन। तो ये वाला टॉपिक आप ज़रूर देख के जाएं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो 2 प्रकार के, फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरा क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जिससे छात्रों की विशिष्ट सहायता या सेवाओं को
आवश्यकता हो सकती है, कि बच्चों को एक हेल्प की आवश्यकता हो सकती है, ऐसे कौन से असेसमेंट टूल्स की सहायता से हम ये चीज़ को चिन्हित करेंगे? योगात्मक मूल्यांकन, स्क्रीनिंग मूल्यांकन, अधिगम आकलन या फिर औपचारिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखो स्क्रीनिंग मूल्यांकन आप क्या है, एक प्रकार का स्क्रीनिंग मूल्यांकन एक प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये एक समय अंतराल बाद लिया जाता है। जैसे सपोज़ करो एक यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी या फिर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास में एक यूनिट बच्चे की कंप्लीट हो गई है, उसके बाद जब टीचर जो है बच्चे का टेस्ट लेता है तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। बच्चे की उपलब्धियों को जानने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है, साथ साथ टीचर का स्वयं का भी मूल्यांकन इस विधि के द्वारा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, स्क्रीनिंग मूल्यांकन जिसको यहाँ पर कहा गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है भाई, समेटिव, कि जो वर्ष के अंत पर लिया जाता है, यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं आप लोगों के, चाहे वो ईयरली हो चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, तो वो आपका योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और जो बीच बीच में आपके टेस्ट होते हैं, तो सेमेस्टर के बीच में या ईयर के बीच में, तो वो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग मूल्यांकन वही है। बात क्लियर? नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ, निम्न में से कौन वस्तुपरक या विषयनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का एक उदाहरण है? लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंध ऐसे टाइप क्वेश्चन, या फिर सही या गलत, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है जिसमें एक निश्चित आपका आंसर रहेगा, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहलाएंगे। चाहे उसमें 2 उत्तर रहें, चाहे उसमें 3 रहे, चाहे फिर 4 रहें, उन चारों ऑप्शंस का, विकल्पों का इस्तेमाल करके आपको एक निश्चित उत्तर देना है। तो वो आपका जैसे सही या गलत, तो आपके पास एक निश्चित आंसर निकल के आएगा यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं वस्तुपरक यानी कि विषयनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है। इस पर एक निश्चित आंसर आया, क्या आया? ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी आ गए हैं, अगर सभी के सभी आएंगे तो वो भी एक ऑप्शन में ही इंक्लूड होंगे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिल्प कला में रचनात्मकता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? भाई शिल्प कला जो होती है उसमें क्रिएटिविटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं भाई सीडीपी में। ठीक है, रचनात्मकता पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है, तो इसलिए ये वाला टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाएं। और क्रिएटिविटी का मतलब होता है बच्चे को नई नई चीज़ें सिखाना, उसके कौशल का विकास करना। ठीक है, कौशल विकास योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, क्योंकि इन कौशल के माध्यम से, इन स्किल्स के माध्यम से बच्चा जो है अपने जीवन का यापन कर सकता है। तो इसलिए स्किल्स होना बहुत नेसेसरी है और स्किल्स पर जोर दिया जाता है। तो शिल्प कला में रचनात्मकता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? दिए गए प्रतिरूप के अनुसार मॉडल बनाना, पदार्थ को जिस रूप में वे हैं उसमें नहीं बल्कि वे क्या बन सकते हैं वह देखने में सक्षम होना, निर्देशों के आधार पर वस्तुएं बनाने में सक्षम होना, दिए गए मॉडलों को पुनः बनाने के लिए निम्नलिखित चरण और प्रक्रियाओं का पालन करना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखो क्रिएटिविटी की बात की गई है, तो जो भी चीज़ आपको, जो भी पदार्थ दिया गया है, उसको जिस रूप में वे हैं उसमें नहीं बल्कि वे उस चीज़ से क्या चीज़ नई बना सकते हैं उसमें वह देखने के लिए सक्षम होना। शिल्प कला से आप एक नई क्या चीज़ वस्तु बना सकते हैं, तो ये चीज़ देखने के लिए हम क्रिएटिविटी को वर्णित किया जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कांटों के बीच या फिर मेहंदी के बाड़ पे घोंसला बनाता है, ये आपको बताना है। पांडुक यानी कि डव पक्षी, गौरैया, कबूतर या फिर सनबर्ड। कहाँ का क्वेश्चन है ये? ईवीएस से लिया गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ईवीएस पेपर 1 में आपके आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ईवीएस की एक मैराथन सीरीज़ भी आप लोगों को करा देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लेंगे, टॉपिक पता चल जाएंगे आपको, क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि काफ़ी इजी रहते हैं। एक बार आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपके हैं सीडीपी, साथ साथ ईवीएस पेपर 1 के लिए मैं बात करूँ, और इसके साथ साथ आप मैथमेटिक्स की केवल पैडागोजी अटैम्प्ट करें मेरे अकॉर्डिंग, जिससे आपका टाइम सेव हो सके। ये काफ़ी ज़्यादा मैथ्स की पैडागोजी अटैम्प्ट करें, और ये तीनों पार्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना अपने पेपर 1 के लिए,
तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हिंदी में भी आप पेडागोजी अटैम्प्ट कर सकते हैं और कुछ बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट कर ही सकते हैं। साथ साथ इंग्लिश में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से भी आप पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ राइट आंसर है हमारे पास पंडुक, जिसको डव पक्षी बोलते हैं, वो अपना घोंसला कांटों के बीच में या फिर मेहंदी के बाड़ में बनाता है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, एनसीईआरटी की बुक्स में से अभी आप ईवीएस की स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान विषयों में से किसका विज्ञान के साथ सबसे नज़दीकी संबंध है? आपको बताना है कि सोशल स्टडीज़ एसएसटी विषय में किसका विज्ञान के साथ सबसे नज़दीक संबंध है। कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएसटी के साथ सबसे क्लोजर है? अर्थशास्त्र है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है या फिर भूगोल है? तो देखो सामाजिक विज्ञान विषयों में से किसका यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सामाजिक विज्ञान विषयों में से किसका साइंस के साथ में, विज्ञान के साथ में सबसे क्लोज रिलेशन है? तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, भूगोल यानी कि जोग्राफी। अब जोग्राफी में क्या होता है भाई, देखो ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा एनवायरनमेंट इंक्लूड हो जाता है, अर्थ इंक्लूड हो जाती है, पृथ्वी इंक्लूड के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट के बारे में भी इसमें स्टडी कर लेते हैं। और एनवायरनमेंट हमारा किस में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन से तत्व शामिल हो जाते हैं, जैसे भौतिक तत्व आ जाता है इसमें, जैविक भी आ जाता है और सामाजिक भी आ जाता है, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सारे के सारे अवयव शामिल होते हैं इसके अंतर्गत, हमारे पर्यावरण के अंतर्गत। तो ये साइंस के सबसे नज़दीकी होते हैं विज्ञान के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। यहाँ पर बताना है कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रहेगा? भाई ईवीएस के बारे में, पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको आकलन करना है बच्चों का, तो कौन सा कथन सही है? मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो, शिक्षक का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके तकनीक को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस हमें मिल गया है, वो क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी, कि किसी को न रोके नीति, ऐसी कोई नीति नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए आकलन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। तो स्टेटमेंट डी जो है गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि आप किसी को भी चेक मत करो, आकलन की ज़रूरत ही नहीं है। भाई आकलन की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। आकलन के माध्यम से ही, असेसमेंट के माध्यम से ही बच्चे की लर्निंग को और लर्निंग गैप्स को देखा जाता है कि कहाँ बच्चा जो है कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट पे या कौन से बच्चे के पहलू पर कार्य करने की आवश्यकता है और किन माध्यम से और हम बच्चे को अच्छा सिखा सकते हैं। तो वो सारा रिजल्ट हमें कहाँ से मिलता है? असेसमेंट के द्वारा ही मिलता है। और ये कह रहे हैं कि असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इस ऑप्शन को हटा दो। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चा लिखने में सक्षम ना हो, बिल्कुल सही है। ड्राइंग की भी हमें आवश्यकता है क्योंकि इसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है। शिक्षक का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी अवलोकन होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 7, तो 7 के लिए हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन को हम इंक्लूड करने वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी है। तो 7 का डी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक होता है। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सकें, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सकें, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु या शब्द अनुवाद कर सकें। तो देखो भाई, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, कल भी मैंने इसको बताया था, जैसे एक L1 लैंग्वेज होती है और दूसरी क्या होती है? L2 लैंग्वेज होती है। तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग हम क्यों करते हैं भाई? जिससे सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को हम जान सकें। क्योंकि अगर हम एक ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सपोज़ करो आप क्लास में हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उस कक्षा में हो सकता है कि कोई बच्चा बंगाली भी हो और उसको हमने बोलने का अवसर प्रदान नहीं किया है, और तो इससे क्या होगा कि भाई हम अपनी क्लास को इंक्लूसिविटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा के अनुरूप हम अपनी क्लास को नहीं लेके चल रहे हैं। सभी बच्चों के पास बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को क्लास में व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की उनको इजाज़त होनी चाहिए कि भाई सभी बच्चों को हमें अलाउ करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी भावनाओं को और अपने क्रिएटिविटी को सबके सामने रख सकें और मातृभाषाओं की संरचना को हम जानने का मौका मिलता है। यानी कि दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको भी नई भाषाओं को, नई सांस्कृतिक और नई कल्चर को जानने का एक मौका मिल जाता है इसके माध्यम से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास। दीज आर द सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर। यहाँ पर देखो
मैंने बोला था ना आपसे, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है समावेशी शिक्षा की तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। यू टेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यू टेट 2023 की प्लेलिस्ट यहाँ पर जनरेट कर दी है मैंने। समावेशी शिक्षा से इंपॉर्टेंट मैराथन सीरीज़ हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन यू टेट में आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे भाई, 1 2 3 नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई आपको सिम्टम्स बताने, स्पीक स्लोली और सॉफ्टली, जब भी कोई बच्चा धीरे बोलता है, या अनेबल टू मूव देयर टंग, अपनी जीभ को चलाने में असमर्थ है, साउंड रोबोटिक और चॉपी, ठीक है, मे साउंड लाइक हैव ए स्टफी नोज और टॉकिंग आउट ऑफ देयर नोज। तो ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं? जो 4 सिम्टम्स दिए हैं इसमें कौन सी डिसेबिलिटी है? डिसलेक्सिया है भाई, या फिर डिस्प्रेक्सिया है, एफेजिया है, या डिसअर्थया है। तो यहाँ पर देखो बात क्या हो रही है कि धीरे बोल रहा है व्यक्ति, ठीक है, अपनी जीभ को चलाने में और उसको लिप्स मूवमेंट करने में और टंग मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है। उसकी जो साउंड है वो कैसी है भाई? रोबोट की तरह उसकी साउंड आ रही है। और फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है टॉकिंग ऑफ देयर नोज़, यानी कि उसकी जो आवाज़ है वो कहाँ से निकल रही है? नोज़ से निकल रही है उसकी आवाज़। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को स्पीच डिसऑर्डर में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं डिसरेथ्रिया। ये क्या है? आपका एक प्रकार का स्पीच डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया मैंने बता दिया था, रीडिंग संबंधित डिसऑर्डर है। एफीजिया भी मैंने आपको बता दिया, और डिस्प्रेक्सिया भी बता दिया। कमेंट में आंसर करो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया क्या है, और एफेजिया क्या है, ठीक है। मैं कल भी आपको वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइगॉस्की का सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? वाइगॉस्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे और वाइगॉस्की। तो वाइगॉस्की की थ्योरी सोशो कल्चरल थ्योरी पर है, समस्या समाधान विधि पर आधारित है। तो सहयोगात्मक समस्या हल, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत कार्य, प्रारंभिक विश्लेषण के बाद कठिन प्रश्नों के हल, या फिर बच्चा स्वयं से कम आईक्यू वाले बच्चे की संगति में और भी बेहतर सीखेगा। तो देखो वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है वो बोलते हैं सहयोगात्मक कार्य, सहयोगात्मक कार्य या फिर सहयोगात्मक समस्या हल। यही मैं बता रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, समस्या समाधान विधि किसके द्वारा दी गई है? वाइगॉस्की के द्वारा दी गई है। दूसरा, समस्या समाधान विधि में भी बच्चे सहयोग की भावना से जल्दी सीख जाते हैं। ये इन्होंने वाइगॉस्की ने कहा कि इनकी जो पीयर लर्निंग होती है ना, पीयर मतलब अपने सहपाठी के साथ में जो सहयोग करके सीखने की जो क्षमताएं होती हैं उसके बारे में वाइगॉस्की ने बताया। दूसरा, वाइगॉस्की ने बताया बच्चा जो है समाज के द्वारा, अपने आसपास के वातावरण के द्वारा काफ़ी कुछ सीखता है। सोशो कल्चरल जो लर्निंग होती है वो वाइगॉस्की ने प्रपोज करी है। इसके अलावा ZPD थ्योरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है ZPD थ्योरी, वो भी हमारी वाइगॉस्की ने प्रपोज की है। तो ये सारी चीज़ें भाई, वाइगॉस्की की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी थ्योरी जो है दी गई हैं वाइगॉस्की के द्वारा। बात क्लियर हो गई भाई सभी लोगों को। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। यहाँ पर हमारे कैमरे की बैटरी जो है डाउन हो चुकी है, इसलिए हमारा विजुअल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपके लिए किसे अवांछित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी सही है, ये आपको बताना है। आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को उनके घरों से नियमित विद्यालय लाने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करना। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय न आने दिए जाने को कानून रूप से दंडनीय अपराध बनाना, बिल्कुल गलत। बच्चों को आकर्षित करने के लिए रोजाना 10 रुपये देंगे, बिल्कुल गलत। आवासीय विद्यालय खोलना एक अच्छी रणनीति हो सकती है किसी भी बच्चे को। कैसे बच्चे हैं भाई, यहाँ पर ध्यान दो, अवांछित बच्चे। अवांछित बच्चों का मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, पढ़ाई के रिसोर्सेज नहीं है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, कारण उनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आवासीय विद्यालय जो है बच्चों के जो स्थिरता होती है ना, अस्थिरता होती है, उससे मुक्त करने का एक बहुत अच्छा साधन है, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर एक अच्छा वातावरण सुनिश्चित करना, पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण को सुनिश्चित करना, आवासीय विद्यालय खोलना एक अच्छा उपयुक्त विधि हो सकती है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। अवांछित बच्चों की अगर हम स्पेशली बात करें, अवांछित बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास फाइनेंशियल जो
चीज़ें हैं वो बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है उनके पास में, उनके पेरेंट्स जो है पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा योगदान नहीं दे पा रहे हैं, उनका कल्चर बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी पुअर है। तो इन सारी चीज़ों से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो अवांछित बच्चे कहलाते हैं भाई। तो इनके लिए अगर आवासीय विद्यालय योजना की विधि द्वारा इनको एजुकेशन दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा इनको प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। दूसरा, इनकी पढ़ाई में जो अस्थिरता है उसको दूर करने का प्रयास होगा इसके माध्यम से। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मंद शिक्षार्थियों के लिए कौन सी प्रेरक तकनीक अधिक उपयोगी होगी। तो देख लो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक और क्वेश्चन, प्रशंसा एवं पुरस्कार, सजा या फिर तिरस्कार या फिर चुनौती। तो देखो ये नीचे के 3 जो ऑप्शंस दिए गए ना, ये क्या हैं, ये निगेटिव ऑप्शंस हैं। तो आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन बच्चे को निगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहे हैं, उस तरीके के आंसर्स को आपको हटा देना है, ऑप्शंस को हटा देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, पुरस्कार एवं प्रशंसा। तो देखो जो मंद शिक्षार्थी होते हैं ना, जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी कम होता है, सीखने का स्तर जो होता है उनका, ये सीखने की जो उनके अंदर काबिलियत होती है वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, तुलना में काफ़ी कम होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेड बोल देते हैं, मानसिक मंद बच्चे। तो इनको सिखाने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए आप इन बच्चों के द्वारा जो भी कार्य किया जाए उसको पुरस्कार में बदलो और प्रशंसा में बदलो। तो बच्चा क्या करता है, फिर अपना पूरा प्रयास करता है जिससे कि वो अपने अध्यापक से या अपने सहपाठियों से प्रशंसा ले सके। तो उसकी जितनी भी आईक्यू है उसके हिसाब से वो अपना पूर्ण प्रयास करेगा, मोटिवेटेड रहेगा, प्रोत्साहित रहेगा कि हाँ मुझे टीचर से रिवॉर्ड चाहिए। तो ये एक अच्छी विधि हो सकती है मंद शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन 13 के साथ में, एक पौधा जिसे घटपर्णी नाम से जाना जाता है, मेंढक, कीड़े और चूहे खाता है, इस पौधे का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है भाई। तो खेजड़ी है, रेगिस्तान बलूत है, नेप्थनीज है या फिर कॉरटन है। किस चीज़ का क्वेश्चन है भाई, ये ईवीएस का क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। एक ऐसा पौधा है जो घटपर्णी नाम से जाना जाता है और क्या खा रहा है भाई, मेंढक, कीड़े और चूहे, इस प्रकार की चीज़ों को खाता है। और अब ये क्या है, कोई एनिमल नहीं है ये प्लांट ही। तो ये कौन सा, देखो खेजड़ी का प्लांट तो कहाँ मिलता है, रेगिस्तान में पाया जाता है ये, ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पर रेगिस्तान बलूत है, नेपथ्रीज है या फिर कोरोटन है। तो आंसर आप कमेंट कर दो, इसका आंसर सबसे मेरे को कमेंट में चाहिए। तो भाई देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, किस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए। कौन से अनुच्छेद में ये वर्णित किया गया है, बताया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु तक जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए। आर्टिकल 47, 48, 45 या 46। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा आपके पास आर्टिकल, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 45 ऑप्शन सी। और कौन से एक्ट में है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन है 2009, और आर्टिकल 45 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएस शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। जो ईवीएस का शिक्षक है उसको कौन सा ऐसे दृष्टिकोण है जिसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, प्रदर्शन विधि द्वारा, खेल आधारित शिक्षा द्वारा, सहकारी शिक्षक प्रणाली द्वारा या फिर ये सभी। तो ऐसे कौन सी विधि है भाई, अगर इन सारी विधि का इस्तेमाल करेंगे ईवीएस को बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर्यावरण शिक्षण को पढ़ाने के लिए, तो ये एक अच्छी विधि होगी जिसमें हम प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है कि जैसे एक बीज है तो बीज को रोपण करने की जो विधि है, बीज को रोपण करने की जो विधि है उसको आप करके दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रदर्शन विधि हो जा रही। दूसरा, खेल के माध्यम से आप बच्चों को सिखाएं। सहकारी शिक्षण प्रणाली का मतलब क्या है, ग्रुप लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप्स में बच्चों को सिखाएं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ईवीएस टीचिंग के लिए। बात क्लियर हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर आ रहा है भाई हमारे पास 16, और हिंदी स्पीकिंग बोलता है क्वेश्चन नंबर 16, एक हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड है, इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई, ये इंग्लिश में पूछा गया है, बंगाली उसका ओरिजिन है, कैन लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। कौन सी एक ऐसी भाषा है जिसको वो लर्न कर सकता है, और बच्चा क्या है, हिंदी बोलता है और ओरिजिन उसका क्या है, बंगाल से वो बिलोंग करता है। तो वो कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस,
कौन सी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के थ्रू वो भाषा सीख सकता है इनमें से, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश या ऑल दी अबव। तो देखो हिंदी स्पीकिंग चाइल्ड है, ओरिजिन क्या है उसका, बंगाली है, तो कैन लर्न विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी लैंग्वेज वो सीख सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी लैंग्वेज सीख सकता है भाई वो। हिंदी स्पीकिंग है, ठीक है, हिंदी बोल रहा है, बंगाली उसकी क्या हो सकती है, L1 लैंग्वेज हो सकती है, मातृभाषा हो सकती है, इसके अलावा हिंदी को वो L2 लैंग्वेज में रख सकता है, या फिर इंग्लिश को भी वो L2 लैंग्वेज में रख सकता है। तो इसलिए ऑल दी अबव इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो ये था भाई हमारा पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। पेपर 1 के लिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। मॉक टेस्ट एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कमेंट के रूप में उसका आंसर EVS का पूछा है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप ज़रूर कर दें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आ गई तो सर शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे आपसे एक और नई मैराथन सीरीज़ में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।